सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। इमरान खान के यूएनओ में ज़बरदस्त तकरीर के बाद आलमी सतह पर इमरान खान का कद बहुत बढ़ चुका है। सारी दुनिया के अंदर सराहा गया है, ज़बरदस्त तकरीर की है, पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। कश्मीर की वो उन्होंने तर्जुमानी की है जो शायद इससे पहले कभी किसी लीडर ने नहीं की। इमरान खान ने मोदी के परखचे उड़ा दिए और हिंदुस्तान में आरएसएस की जो पॉलिसीज़ थी उसके साथ जो इमरान खान ने किया है वो शायद अब तक हिंदुस्तान उस पर संभल नहीं पाया है। असल में जो मैसेज दिया है इमरान खान साहब ने वो ये कहा है कि अगर हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर कर्फ्यू ख़त्म नहीं किया और आलमी ताकतें इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी तो फिर होगा क्या, और दूसरी सूरत में जंग का भी इशारा दिया है। लेकिन पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, ये कई बार कहा है। इमरान खान साहब ने कल इस हवाले से जो कहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इमरान खान ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है सारी दुनिया को और बहुत खुलकर बात की, समझाया है, एक एक पॉइंट समझाया है किस तरह से हिंदुस्तान कश्मीरियों को एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद करके रखा हुआ है और जब कर्फ्यू हटेगा तो होगा क्या। ब्रिगेडियर गजनफर मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है और इस तरह का मैसेज अब कोई नहीं कह सकता कि उसे समझ ना आई हो बात। बहुत आसानी से कश्मीर का मामला एक ऐसे मौके पर सारी दुनिया को समझाया है। इमरान खान को इस वक्त ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा बार बार देखा सुना जा रहा है। पाकिस्तान अपने सफारती महाज के ऊपर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब ने जो कहा है उसके बाद पाकिस्तानी कौम के अंदर एक जोश फ़ख्र फ़ौज के अंदर मौजूद है, कौम में मौजूद है, सारी मुस्लिम उम्मा के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान में जो एक इन्वायरमेंट है वही इन्वायरमेंट हम दुनिया में भी देख रहे हैं। इमरान खान साहब का कद पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। आपने आखिर में जो लफ्ज़ कहा वो मैं पहले कहना चाहता था कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं, एक सियासतदान के तौर पे नहीं, बल्कि दुनिया में एक स्टेट्समैन के तौर पे देखे जा रहे हैं। और उसकी वजूहात हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उन्होंने सिर्फ जो अपनी तकरीर को कश्मीर सेंट्रिक तो किया ही, लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने इस दुनिया आलम इस्लाम के हिसाब से जो मवाद शामिल किया, जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें गरीब ममालिक आते हैं, और याद रखिएगा गरीब ममालिक की फहरिस्त में सिर्फ पाकिस्तान नहीं आता। अगर आप अफ्रीका का पेरोल उठा के देखें तो कितने सारे अफ्रीकन ममालिक हैं जहाँ से दौलत चुराई जाती है और बड़े बड़े कंट्रीज़ में ले जाके पाक की जाती है, और इस तरह की और मिसालें भी आपको मिलेंगी। तो उन्होंने उन तमाम ममालिक को शामिल किया। यानी एक बड़ी मशहूर फिल्म हॉलीवुड ने बनाई थी, ब्लड डायमंड, और ब्लड डायमंड में क्या दिखाया गया था कि ये जो अफ्रीकन ममालिक हैं यहाँ पर प्राइवेट आर्मीज आती हैं ब्रिटिश वेस्टर्न कंट्रीज से, वो लोग होते हैं वहाँ से वो हीरे चुराते हैं, वहाँ पे लोगों को 1 रुपया देते हैं और उसको जाके मिलियन ऑफ डॉलर्स में बेचते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ वो हीरे रखे जाते हैं, डायमंड्स रखे जाते हैं। तो ये इमरान खान साहब ने उन तमाम ममालिक को शामिल किया, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं शामिल किया कि जी वहाँ से आप दौलत चुरा के ले जा रहे हैं। और आखिर में उन्होंने आलम इस्लाम के हिसाब से रसूल करम पीस बी अपॉन हिम कुरान करीम में जो तालीमात हैं और जो एक रियलिटी है जिनको दुनिया समझती है और मानती है, उनका उन्होंने हवाला देते हुए बताया कि अगर इस्लाम अमन पसंद मुल्क है तो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो एक पार्टी कर रही है, जो आरएसएस के ऊपर अब पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया लिख रही है। आप कल की न्यूयॉर्क टाइम्स की उठा के हेडलाइन देख लें, उसने कहा कि कितने लोग अंडर सीज हैं, और ये रियलिटीज हकीकत। इमरान खान साहब ने कोई फैक्ट ट्विस्ट नहीं किया, उन्होंने किसी चीज़ पे झूठ नहीं बोला, जो चीज़ें हैपनिंग्स हैं वो उठा के उन्होंने दुनिया के सामने पेश कर दी, और वो उसमें जजमेंटल नहीं हुए। उन्होंने ये कहा कि आप जब थ्रेट परसेप्शन करते हैं, और एक मिसाल यहाँ पे देना चाहूँगा आपको जो बड़ी पर्टिनेंट होगी, कि बाराक ओबामा के ज़माने में पेंटागन ने डिमांड की थी, जब अपना पेट्रियस थे कि जी हमें अफगानिस्तान में अमन रखने के लिए 38-40 हज़ार और फौजी चाहिए,
अब ये थ्रेट परसेप्शन थी जो जनरल पेट्रस ने बाराक ओबामा को पेश की कि जी हमें वहाँ पे थ्रेट है, हमें 38,000 या 40,000। बाराक ओबामा ने 1 साल उसके ऊपर डिस्कशन की, पॉलिटिशियन होते हुए एक इतनी मुल्क का, बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट, और आखिर में उसने कहा कि जी चूँकि पेंटागन कह रही है और आपने मुझे एक ही ऑप्शन दिया तो हमें फ़ौजी भेजने पड़ेंगे। मतलब मेरा ये है कि जब थ्रेट परसेप्शन होती है तो वो सिर्फ फ़ौजों की जिम्मेदारी नहीं होती, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के पॉलिटिकल लीडर भी करते हैं। तो इमरान खान साहब ने अगर आखिर में जो कुछ कहा कि अगर ये कर्फ्यू ना उठा और वहाँ पे रिएक्शन आया तो वो उन्होंने दुनिया को जो इस इलाके में थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है, जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो ये कन्फ्रंटेशन जिस एंड पे जा, वो उन्होंने थ्रेट परसेप्शन पेश की है। उसमें कोई उन्होंने राजनाथ की तरह ये नहीं कहा कि फर्स्ट न्यूक्लियर की हम ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने हम इंडिया के जो वो गोबर भरे जो दिमाग है ना पॉलिटिशियंस के, उनके हिसाब से उन्होंने ये नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर चला देंगे। उन्होंने कहा जी अगर ये हुआ, लॉजिक अगर इस तरह हुआ और हम अगर किसी पोजीशन में आए तो फिर उसका असर क्या होगा? उसका असर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं, आप इंडियन ऑथर्स को उठा के पढ़े। अभी एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है जो इंडियन एक साइंटिस्ट ने लिखा है और उसने कैटेगोरिकली उसमें लिखा है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के पास और इंडिया के पास मिला के कोई 200-300 के करीब आर्सेनल है, अगर इसमें से 10 भी चल जाते हैं, और उसने कहा अगर इंडिया भी चलाता है तो इंडिया का उनको चलाने का नुकसान इंडिया को बजाते खुद होगा, क्योंकि कुशन जो है दोनों मुल्कों के दरमियान, ज्योग्राफिकल कुशन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसमें जो है डिस्टेंस के ऊपर हो। अब आप कोई 5 किलो टन का बम खुदा ना करे चलाते हैं तो उसका डैमेज एरिया वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक जाता है, और जब वो चीज़ एनवायरनमेंट में जाएगी तो वो कहाँ तक जाएगी? तो ये अगर एक अक्लमंद आदमी इस चीज़ को पेश नहीं करेगा और दुनिया को नहीं बताएगा तो दुनिया क्या समझने की कोशिश नहीं करेगी। अब वहाँ पर जैसे कह रहे हैं जी, हमारे यहाँ से भी लोग कह रहे हैं, अब हमारे यहाँ पे एक पार्टी है वो कल कह रही थी जी मनी लॉन्ड्रिंग का क्यों जिक्र किया? अब भाई मनी लॉन्ड्रिंग का पाकिस्तान स्पेसिफिक जिक्र मेरे साथ न्यूयॉर्क से दुनिया के हिसाब से जिक्र किया। आफाक फारूकी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आफाक फारूकी साहब, ये जो कल का दिन था, सारी दुनिया के अंदर इमरान खान साहब को सुना गया, बार बार सुना जा रहा है, इस वक्त भी वो क्लिप्स बार बार देखे जा रहे हैं, उनका एग्जामिन भी किया जा रहा है, और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एक चीज़ को, दूसरी चीज़ को, तीसरी चीज़ को और चौथी चीज़ को पेश किया है, 4 की 4 अहम चीज़ें, ख़ास तौर पे कश्मीर का मामला जिस तरह से पेश किया है, उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर, ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर क्या फील है? इमरान खान साहब के कदम इजाफा हुआ, सारी दुनिया कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। अब आगे क्या? जो मैसेज देना चाहते थे इमरान खान ने वो दे दिया, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि एक बहुत मौसर, बहुत कॉम्पैक्ट और जामा तकरीर थी, मगर लेमैन के लिए थी, क्योंकि वो न्यूयॉर्क के इसी विजिट में ये सारी बातें मुख्तलिफ फोरम्स पे और अमेरिकन मीडिया पर पहले कह चुके थे, मगर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में से एक मुकम्मल जो बातें उन्होंने यहाँ पूरे विजिट में की उसे कंपाइल करके बहुत मौसर अंदाज में, जो मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात ये थी कि सब कुछ एक्सटेम्पोर था, कुछ लिखा हुआ नहीं था जी। और बहुत फ्लुएंट था। ये लीडर की बहुत ही खूबी है ना, हम तो पर्चियों वाले अपने वजीर देखते रहे, पर्चियां पढ़ते रहे, और इमरान खान साहब ने एक स्कॉलर, एक लीडर की तरह तमाम चीजें समझाई जिस तरह आपने जिक्र किया। जी बिल्कुल, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी ज़बान से मैच करती थी, उनकी वर्डिंग से, और वो दिल से कर रहे थे। मगर उसमें कुछ एतराज़ात मुझ जैसे लोगों के ये है कि ये ठीक है कि इंटरनेशनल फोरम से आपको इंटरनेशनल इश्यूज को मिलाकर बात करनी होती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कश्मीर से शुरू करके एनवायरनमेंट पर और दूसरा जो उनका इस्लामिक फोबिया था उसे गाए जिक्र करके साथ में कंटिन्यू करते तो और ज्यादा। आपने देखा होगा महफिलों के अंदर वीवीआईपी सबसे आखिर में आता है, तकरीर के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट इशू सबसे आखिर में आया, उसका बड़ा इम्पैक्ट कह सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे कोई नहीं, माहौलियात का इशू बहुत बड़ा है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताबिक दुनिया भर के अंदर आगाही का मामला था वो। और ये फैसल साहब, मेरा आर्गुमेंट उसमें यह है कि जब आपके घर में आग लगी होती है तो पहले आग बुझाने पर बात होती है सबसे पहले। खैर ये एक तफसीली मौजू है, मगर मैं कहना ये चाहता हूँ साथ में कि देखें, वर्ल्ड लीडर्स को
जो कुछ भी उन्होंने कहा, जिनको वो मैसेज दे रहे थे, जिन्हें वो एड्रेस कर रहे थे, उन्हें ये सारी बातें पहले से मालूम थी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हर बात, एक एक पहलू उन्होंने कवर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सारी बात यह है कि क्या ये बातें हम पहले नहीं करते रहे हैं, बेनजीर भुट्टो से नवाज शरीफ तक? नहीं, मेरा ख्याल ये कि आफाक फारूकी साहब, पहले गुफ्तगू जिस तरह से हुई और अब जिस तरह से गुफ्तगू हुई, ब्रिगेडियर साहब ये आफाक फारूकी साहब तो प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं 4 लिस्ट टॉपिक्स में। अगर पहले कश्मीर की बात करते तो बेहतर होती, और अगर गुफ्तगू वहां पे इस तरह, मेरा ख्याल ये है कि अब दुनिया ने सराहा है। आप क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? नहीं, बात यह है कि आपको पता है 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया गया है, और वर्ल्ड पीस डे में जो यूएन के चार्टर के अंदर मनाया जाता है, और वर्ल्ड पीस से 100 डेज पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो है एक अपना कम्युनिके और मैसेज भी भेजते हैं, और वर्ल्ड पीस डे का जो टॉपिक था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसका रिलेटेड था एनवायरमेंटल चेंज से। और ये जो यूएन का सेशन हो रहा है इसकी भी उसी से रिलेशन है। तो इस हिसाब से ज़रूरी ये था कि जो वर्ल्ड का इशू है और जो तमाम ममालिक का इशू है और जिस टॉपिक उसको मना रहे हैं, तो पहले उसको आप डिस्कस करें। प्रायोरिटी की बात है ना ये। तो अगर खुद पहले कश्मीर पे शुरू हो जाते हैं बगैर विदाउट डेवलपिंग ऑफ एनी बैकग्राउंड, तो ये तो फिर मतलब ये होता है ना कि शायद इमरान खान साहब सिर्फ यहाँ कश्मीरी की बात या सिर्फ अपना ही पाकिस्तान का ही रोने आए हैं। ये बात नहीं है। इमरान खान ने जो चीज़ें कही हैं वो उन्होंने, मैंने आपसे बताया ना कि अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का कहा तो क्या ये फैक्ट नहीं है? इससे पहले कौन सा ऐसा लीडर है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की यूएन में बात की? मुझे पाकिस्तान का या किसी मुल्क का एक लीडर उठा के बता दें। और बार बार बाद लोगों का ये कहना कि ये चीज़ें दुनिया को पता हैं, दुनिया को ये चीज़ें पता हैं, लेकिन दुनिया को यूनाइटेड नेशन के फोरम पे किसी ने ये चीजें नहीं बताई। कितने खतरे में खड़े हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है मोदी ने कश्मीर को। 90 लाख कश्मीरी वहां कैद हैं। आप क्या देखते हैं कि अब ये मैसेज जो चला गया है, दुनिया इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? दुनिया का रिस्पांस तो आया ना फैसल साहब, जब महातीर मोहम्मद ने तकरीर की और जब यूएन की जनरल असम्बली के सामने एक मुजाहरा हुआ जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, जहाँ पे सिर्फ कश्मीरी नहीं थे, वहाँ भी सिख्स भी थे, और वहाँ मेरे दोस्तों जो वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि मेरा अपना भाई वहाँ पे इस इवेंट को कवर करने के लिए गया हुआ है, और उन्होंने वहाँ से तस्वीरें जो भेजी हैं उसमें बहुत सारे अमेरिकन भी शामिल हैं, डाई हार्ड अमेरिकन भी शामिल हैं। बहुत बड़ा मुजाहरा था बाहर, क्योंकि उस वक्त जो इस वक्त जो इशू है ना वो 370 तो पाकिस्तान ने या कश्मीर के स्टेटस को तो पॉइंट आउट किया, लेकिन बहुत बड़ा इशू दुनिया जो बाय करती है वो ह्यूमैनिटी का इशू है, वो लोगों की जानों का इशू है। ये कश्मीर के अंदर क्या किसी को पता नहीं, एक यूनिट है 4 राजपूताना राइफल इंडियन आर्मी की, ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, एक 10 BSF है। उन्होंने शोपियां में एक लाइन में 100 औरतों को खड़ा करके, ह्यूमन राइट वॉच 100 कहती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है 70 औरतों को एक लाइन में खड़ा कर दिन के 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक उन औरतों की अस्मतदरी की, उनके माओं के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनके बापों के सामने। ये है इंडिया का कल्चर। अब इसको कितने लोग बाय करते हैं अगर आप उसको यूएन की जनरल असेंबली में ना बताएं? ह्यूमन राइट्स वॉच ने शाया की हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शाया की हैं, लेकिन क्या कोई लीडर इसके ऊपर बोलता आपको नजर आया दुनिया का? कोई लीडर मुझे बता दे। जब आप कहते हैं ना कि दुनिया को ये चीजें पता है, तो दुनिया को ये चीजें पता है तो कोई एक्सप्रेशन में आने चाहिए ना। 5 अगस्त के बाद जो पाकिस्तान ने इशू उठाए हैं, या हमारे चैनल ने या आप लोगों ने इशू उठाए हैं, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन या इंडिपेंडेंट में आर्टिकल आने शुरू हुए ना, उससे पहले भी तो जुल्म हो रहा था ना। वहां पे क्या 35 सिखों को एक लाइन में खड़े करके गोली नहीं मारा गई थी जब क्लिंटन विजिट कर रहा था? और फिर मैडलिन अल्ब्राइट ने अपनी किताब माइटी एंड लाइटी में उसमें लिखा था कि जी 35 सिखों को गोली मारी गई है जो इंडियन आर्मी ने और इंडियन रॉ ने मारी है। क्लिंटन ने अपनी एंडोर्समेंट में लिखा कि अगर मैं इंडिया ना जाता तो 35 सिखों की जान बच जाती। तो क्या ये चीजें लोगों को पता जरूर है, लेकिन किसी में करेज नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे इनको बयान करने की, क्योंकि आपको उन चीजों का जो 1.2 बिलियन की जो मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स है ना, अमेरिका का कितना सारा इशू है जो डिफेंस प्रोडक्शन से चलता है, कितना सारा बजट है जो डिफेंस प्रोडक्शन सस्टेन करती है, तो कौन से लोग हैं जो वो आज भी कश्मीर के ऊपर आप मुझे बताएं, आप अपने भाइयों को उठा के देख लें जिनका इवन ईरान के जो रूहानी साहब ने स्पीच किया है, क्या उन्होंने अपनी स्पीच में कश्मीर का जिक्र किया है? तो अगर आप ये कहते हैं कि उनको पता है, तो इंसानियत के नाते तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र करना चाहिए था ना। क्या जिक्र? तो ये बड़ा बीटन अप थीसिस है कि जी लोगों को पहले ही पता है। अगर लोगों को पहले ही पता है तो कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल करते भाई?
आफाक फारूकी साहब, दुनिया को तो पता है, लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब ने बताया है, जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, अब सारी दुनिया को बहुत तरीके से पता है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से इंसानी हकूक वाला मामला आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमेरिका में जो अमरीकी हैं उनकी क्या राय है? प्रायोरिटी को छोड़ें, उनकी राय क्या है इमरान खान साहब के इस खिताब के बाद? पाकिस्तान के वजीर आजम ने 7 दिन के अंदर जो इतनी अहम मुलाकातें की, मुख्तलिफ फोरम्स पे बात की, सारे मौजूआत पे बात की, लोगों को समझाया, अब क्या सूरत हाल है अमरीका में? मौका देंगे तो कोई बात समझ में आएगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी मोहतरम जो मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने फरमाया कि इंटरनेशनल इशू पहले डिस्कस होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज से भी बड़ा खतरा इस वक्त न्यूक्लियर आर्सेनल चलने का है, और उससे पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा है, नॉट ओनली पाकिस्तान और इंडिया, और नॉट ओनली सब कॉन्टिनेंट, ये पूरी दुनिया का इशू है। अगर दोनों तरफ से नहीं, एक ही तरफ से चल जाए तो यूरोप तक उसके असरात आते हैं। तो सबसे बड़ा एक मौजूद दुनिया का इशू इस वक्त कश्मीर है, और फ्लैश पॉइंट है वो, और पूरी दुनिया की अमरीकी ये समझते हैं कि अब पहला सबसे बड़ा अहम इशू जो है वो यही है। अमरीकी अब ये बात समझ गए जी। और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि रात ये जो जहाज मोड़ा गया है, ये इस तकरीर के असर में मोड़ा गया है, क्योंकि मैं फासलों को समझता हूँ। मैंने बहुत ट्रैवल किया है, न्यूयॉर्क से 5 घंटे जहाज दूर, 2.5 घंटे वापस आया, कहते हैं 2.5 घंटे चल कर गया है। तो टोरंटो टोटल 35 मिनट की फ्लाइट है, जो ये बताया जा रहा है कि टोरंटो से जहाज वापस आया है। अगर टोरंटो से ही वापस आया है तो और टेक्निकल कोई भी खराबी हो जहाज में, आप खूब समझते हैं उसकी सेंसिटिविटी को। अब फैसल, आपको अभी कुछ खबरें आ रही हैं, आपके पास ज़्यादा कंफर्म खबर होगी। जी जी। मुझे तो बाहर से अपना दुबई से मेरे कुछ दोस्तों ने भेजा है कि कोई 22-23 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे कोई कर्फ्यू की पाबंदियों में नरमी की जा रही है या उठाया जा रहा है मकबूजा कश्मीर में। तो अगर वो हो रहा है तो उसका जो, जैसे हम कहते हैं कि इमरान खान की तकरीर का रिएक्शन क्या होगा? ब्रिगेडियर साहब, दूरदर्शन जो सरकारी टीवी है हिंदुस्तान का, उसने ये खबर चलाई है कि 22 अजला के अंदर नरमी की जा रही है। दूरदर्शन ने की है, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपके पास भी ठीक दुरुस्त इतलात आ रही है, लेकिन जी वो मैंने जी मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे पास तो कंफर्म। तो दूसरी बात जो अभी पहले बात हुई कि इमरान खान साहब का जहाज़ मोड़ा गया, वाकई मुझे भी इसमें बिल्कुल यही अब सोच कहा कि कोई ना कोई डिप्लोमेसी या कोई ना कोई ऐसी मीटिंग्स होंगी जिनको सोचा गया होगा, और वो कल इमरान खान की तकरीर के बाद सोचा गया होगा। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, और फारूक आपके पहले वो फरमा रहे थे और ठीक कह रहे थे कि दुनिया में सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त न्यूक्लियर जंग का है, और यही पाकिस्तान भी यही पॉइंट आउट कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दी थीसिस एट द एंड इज़। आप जब कल्मिनेट करते हैं किसी स्पीच को, तो आप फिर उसको स्पीच का कंक्लूजन देते हैं, और कंक्लूजन जो होता है वो हमेशा पता है डिबेट में भी आखिर में दिया जाता है। लामहला गवर्नमेंट से रिलेट करेगी या किसी ऐसी चीज़ों से रिलेट करेगी तो जिसके अंदर फर्दर डिस्टेबलाइजेशन या कोई ऐसी चीज़ फैलने का ख़तरा है। तो ये जो इमरान खान की स्पीच इतनी बोल्ड, इतनी फोर्थ कमिंग थी, और इतनी हकीकतों पे, हालांकि हिलरी क्लिंटन ने ये पहले बातें यही कही हैं कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में आजकल जो कुछ दहशतगर्दी फैली है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इरेटिक फॉरेन पॉलिसी ऑफ द अमेरिकन। तो उसी चीज़ को उन्होंने अथेंटिकेट किया है कि जी आप एक तरफ कहते हैं मुजाहिदीन है, जब वो आपके इंटरेस्ट के लिए लड़ते तो आप कहते हैं वो दहशतगर्द है। तो इस चीज़ को पसंद तो नहीं करेंगे ना वो लोग जो दुनिया का, या वो गोल्डमैन सैक्स, या वो जो फ्री मैसन्स हैं, और जो फ्री मैसन्स की लीडरशिप है, जो बहुत सारे ममालिक में लीडरशिप है ही फ्री मैसन्स की, तो फ्री मैसन्स तो इसको पसंद नहीं करेंगे। जो ज़ियोनिस्ट लीडरशिप है या ज़ियोनिज़म का जो इन्फ्लुएंस है, जो यहूदी प्रेस जो वो उनको पसंद तो नहीं करेंगे। बोले तो हैं इमरान खान साहब, तो अल्लाह करे हर चीज़ इमरान खान साहब के लिए भी और पाकिस्तान के लिए ठीक रहे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये बोल्डनेस जो है ये सिर्फ इमरान खान से आ सकती थी, और इमरान खान की स्पीच से ये बाएबर इसलिए थी कि इमरान खान को शनाख्त का प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिटी का प्रॉब्लम नहीं है। उसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ में या बाकी ममालिक में बिकॉज ऑफ हिज सेलिब्रिटी फेम। उसको लोग जानते हैं। मोदी को अपनी आइडेंटिटी बाय करनी पड़ती है, जिसके लिए वो जुगलर किस्म की हरकतें करता है। कहीं वो जाके किसी के पाँव में झुकता है, कहीं वो जाके किसी की पूजा करता है, कहीं वो किसी के पाँव धोता है, इसलिए कि ही डजंट हैव दैट आइडेंटिटी ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर।
इमरान खान ने अपनी आप चीज़ों को मनाया है। अब जब इमरान ये खान चीज़ें हैं और आगे भी ये उनके चीज़ें इमेज से, उनकी प्रोफाइल से पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है। जाहिर है वो बात जाके फोकस करके जिस अंदाज में बताई गई है। लेकिन एक बात और भी है ब्रिगेड साहब, जिस तरह से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्सियत और इस्लाम के साथ मुसलमानों का नबी के साथ किस तरह से लगाव है उसको एक्सप्लेन किया है, जो दुनिया को उस तरह से नहीं मालूम था। उन्होंने वहाँ लंदन में रहते हुए किस तरह से वो क्रिश्चियंस अपने नबी को देखते थे, करते थे और फिल्में बनाते थे और उसको एक्सप्लेन किया। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट था। मेरा ख्याल है सबसे अहम पॉइंट दुनिया जब बहुत अरसे से इस प्रेशर के अंदर है। मैं चाहूँगा आपको वो एक शॉर्ट भी सुनवाऊँ, इमरान खान साहब ने किस तरह से एक्सप्लेन किया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके गिर्द अगर हम क्लियरिटी के साथ देखें तो ये जो मुजाहरे करने की बात हो रही है पाकिस्तान में, वो तो फिर गैर फाल हो जाती है। अहमद, अगर वो क्लिप हमें सुनवा सकें आप। इतना अहम पॉइंट, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने सारे दुनिया को समझाया कि मुसलमान किस तरह अपने नबी को लेते हैं, किस तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत एहतराम रखते हैं और अगर उन्हें कुछ कहा जाता है तो फिर दिल में तकलीफ़ होती है। और इसी तरह उन्होंने बताया कि क्रिश्चियंस किस तरह से हज़रत ईसा को लेते हैं, वो कॉमेडी मूवीज़ बनाते हैं और उनको उस तरह से लगाव मोहब्बत की तकलीफ का मामला नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख रशीद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब, इमरान खान साहब ने लोगों के दिल जीत लिए, पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए, सारी मुस्लिम उम्मा के अंदर उनकी वाह हो रही है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है जो ब्रिगेडियर गजफ्फर कह रहे थे कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने बातें की, उसके रिएक्शंस आएंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का नैरेटिव इस तरह से आए। आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखें जी, आगे कौन चाहता है कि आए। इमरान खान ने दुनिया में एक मैसेज दिया है और आज तक किसी ने यूनाइटेड नेशन में ऐसी तकरीर नहीं की। मैंने खुद यूनाइटेड नेशन में खिताब किया, लेकिन ये हिस्टोरिकल स्पीच थी, ये उसका अंदर का सच बोल रहा था और उसने ब्लड बाथ स्पीच की है ऑन इस्लाम, ऑन इस्लाम फोबिया, ऑन नामूसे रसालत एंड कश्मीर। और उसने जो उसका पसंदीदा मसला मनी लॉन्ड्रिंग वालों की चुटकी दी है। सो एक मुकम्मल तकरीर थी। मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह इमरान खान ने इतना ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि वहां से तो 10, 12 या 15 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं होती और इस मौके का उसने सही फायदा उठाया और सारे आलम इस्लाम का लीडर बना है इमरान खान एक स्पीच से। और सारी दुनिया में मुसलमानों को उसने मैसेज दिया है कि हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं और वक्त आने पर ला इलाहा इल्लल्लाह और काला काला रसूलुल्लाह के लिए वक्त आया तो जान देंगे। तो मुसलमान का यही पैगाम होता है ना। वो यूनाइटेड नेशन में तकरीर करने गए थे, वो जंग करने तो नहीं गए थे, लेकिन उसने एक बात वाज़ेह की है कि अगर अब जंग हुई तो ये हमारे लिए कोई जायज़ नहीं है, ये एटमी जंग होगी। शेख साहब, अब जो मुजाहरे की कॉल दी हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आपको उस मुजाहरे का, उस धरने की कॉल का जवाब अब महसूस होता है? देखें, नून लीग तो चली गई है नवंबर में, पीपल्स पार्टी चली गई है दिसंबर में। फजलुर रहमान साहब को भी पैगाम मैंने खुद हैदरी साहब के जरिए पहुंचाया है और फजलुर रहमान समझदार आदमी है। उससे मैंने कहा है गर्म जगह पे न रखे, मदरसे के लोगों को ना मरवाना। और अभी बड़े दिन है, अभी तो उन्होंने कॉल की कोई डेट नहीं दी थी, अभी तो काफी दिन है। अगर फेस सेविंग उन्हें चाहिए, फेस सेविंग उन्हें दे देंगे, लेकिन धरना वरना वो नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। समझदार आदमी। शेख साहब, अभी एक धमाका हुआ है जिसके अंदर JUIF के मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब जख्मी हो गए हैं चमन में। ये जो वाकया है, ये JUIF के जलसे में हुआ धमाका? नहीं, जलसे में नहीं हुआ। चमन में गाड़ी में मोटरसाइकिल में बम नस्ब था, गाड़ी के करीब वो धमाका हुआ है। गाड़ी के अंदर इतलात दिए हैं कि मौलाना मोहम्मद हनीफ JUIF के रहनुमा उसमें जख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। ये जो मामला है, फौरी तौर पर इमरान खान की कल की तकरीर, JUIF का धरना और ये हादसा, ये दहशतगर्दी का वाकया, तवक्को थी आपकी हिंदुस्तान जिस तरह से कुलभूषण यादव के थ्रू यहाँ नेटवर्क बनाता रहा है, दहशतगर्दी के वाकयात करता रहा है, ये उसी की कोई कड़ी है? देखें, बलोचिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान की आखिरी जाने की सबसे ज्यादा तैयारी है और ये कड़ी हो सकती है। और खुद मौलाना फजलुर रहमान पर 2 बार खुदकुश हमला हो चुके हैं। सो पाकिस्तान में हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंदर से तबाह करना चाहता है। पहली दफा मोदी ने गलती की है, वो फंस गया है और उसको जाने नहीं देना और इंशाअल्लाह मसला कश्मीर को हल करना। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मामला, शेख साहब भी सारी दुनिया के अंदर अब ये मामला है कि इमरान खान एक
वर्ल्ड लीडर के तौर पर सामने आए हैं। जिस मुस्तनद अंदाज से उन्होंने तर्जुमानी की है, हर पॉइंट को बहुत सॉलिड तरीके से बताया है। ये एक और मामला जिसका आपने भी जिक्र किया, अभी आफाक फारूकी साहब भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब को वापस कोई मैसेज आया, वो न्यूयॉर्क वापस तशरीफ़ लाए हैं। अगर वाकई ऐसा है तो क्या आलमी ताकतें उनसे डायलॉग वाले मरहले के अंदर दाखिल हो गई हैं? वैसे इतलात तो ये है कि उनके जहाज़ के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम था, लेकिन अगर ऐसा है कि उन्हें बुलाया गया, 2.5 घंटे वो आगे जा चुके थे, टोरंटो की तरफ थे, उनके तैयारे को वापस बुलाया गया और उसके बाद फिर ये हुआ है, तो अगर ऐसी संजीदगी है गुफ्तगू में तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी? 2.5 घंटे में तो वो टोरंटो से आगे निकल गए होंगे, लेकिन मैं ये तो अप्रीहेंशन है ना हमारी, मैं मतलब एक अंदाजा है, इसके ऊपर कोई हालात को देखते हुए एक चीज़ का अंदाज़ा करते हैं। और अंदाज़ा मेरा ये है, और ये अंदाज़ा है भी यही, मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, चाहे बैकडोर डिप्लोमेसी से देखें या बातचीत से देखें या कोई कश्मीर के ऊपर कोई यूएनओ या किसी पावर की तरफ से कोई नेगोशिएशन से देखें, तो ऐसी कोई चीज़ का होना खाली कोई अनहोनी नहीं होगा, और ये मेरा ख्याल यही चीज़ होगी। और इसके लिए अगर है तो इस वक्त तो यूएनओ को और दुनिया की पार्ट्स को मूव करने की ज़रूरत है कि कश्मीर के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही है और यूएनओ के जो चार्टर है उसके मुताबिक उस चीज़ को उस मसले को हल किया जाए। अब कश्मीर का मसला हल किस तरह होगा? कश्मीर के मसले के ऊपर तो 370 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पे भी 2 पटिशन लगी थी और अभी भी एक पटिशन लगी हुई है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कि वो मोदी के किए हुए जो इक़दाम हैं उनको अनडू कर दे? पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ऑक्सफोर्ड के यूनियन उसमें जो वहाँ पे तकरीरें होती हैं, वहाँ पे एक इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अपना सर्विंग जज हैं, उनकी तकरीर हुई है और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंडिया में तो जो भी मोदी से अपना मुखालफत करता है उसको उठा लिया जाता है। सीबीआई के जो डायरेक्टर थे वो राफेल डील को जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो शुरू इन्वेस्टिगेशन होनी थी तो रात को उनके घर पे 400 पुलिस वाले आए और उनको उठा के ले गए। तो इंडिया इज़ नॉट नो मोर इन द रेन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ अंडर द अपना डिक्टेटोरियल एंड अथॉरिटेरियन रूल। और इस चीज़ के अंदर जब आप देखते हैं तो जब तक कोई पार्स दरमियान में नहीं आएंगी, और मोदी के नज़दीक देखिए ना, क्लीक किसका है? क्लीक है अमित शाह का, क्लीक है मोहन भागवत का, क्लीक है वो एक चीफ मिनिस्टर है वो अपना बाबू वो योगी जो है उसका। उसने तो इतनी गंदी गंदी स्टेटमेंट दी हैं कि जो आप किसी शरीफ आदमी के साथ बयान भी नहीं कर सकते, जो उसने मुस्लिम औरतों के हिसाब से स्टेटमेंट दी है। या वो बाबू बजरंगी जैसे लोग जो कहते हैं कि जी हमने गुजरात, यानी गुजरात में हुआ क्या? वो कहते हैं जी गुजरात में हमने जो फैमिली वे में औरतें थी उनको एक जमा किया, उनका पेट चीरा, उनका फीटस निकाला, उसको बरबे पे लटकाया। ये इंडिया है, दिस इज व्हाट द इंडिया है। तो क्या ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं थी कि आरएसएस के जो गूंस हैं, आरएसएस के जो गुंडे हैं, जो नरेंद्र मोदी के गमाश्ते हैं, यार ये क्या आदमी है? इसकी बीवी का इंटरव्यू सुने, कहते हैं मैं और ये सिर्फ 3 महीने साथ रहे हैं और उस 3 महीनों में इसने मुझसे खिताब नहीं किया। ये दिस मैन इज ए साइकोपैथ। ये क्योंकि आपको पता है हिटलर के बाप का किसी को पता नहीं, मोदी के बाप का भी किसी को पता नहीं, आज तक किसी ने नहीं बताया कि मोदी का बाप कौन था, और हिटलर के बाप का भी नहीं पता था। मोदी के तो 25-30 साल बगैर बापों के लोग होते हैं। मोदी के तो 25-30 साल की हिस्ट्री का नहीं पता उसने कहां कैसे गुजारा। जी कहां? तो ये जो इस किस्म के लोग होते हैं ये नॉर्मल तो होते नहीं, ये तो जालिम होते हैं, ये तो टॉर्चर को एंजॉय करते हैं। मोदी ने इंसानों के, वो कहता है कि ये तो इंसानों का खून पीता है, ये कहता है एंजॉयड। और उसने बाबू बजरंगी कहता है कि मोदी भाई ने मुझे सुप्रीम कोर्ट से निकलवा दिया, उन्होंने कहा था 3 हफ्ते में तुझे निकलवा दूंगा। तो ये जो लानत आई साहब, एक और चीज है, एक और चीज इमरान खान साहब ने कही कल, और वो सारी दुनिया में जाकर एक ऐसा चैलेंज कर दिया इमरान खान साहब ने कि पाकिस्तान से किसी भी तरह की दहशतगर्दी का नेटवर्क, कोई तंजीम, कोई मामला कुछ नहीं है, सबका खात्मा कर दिया गया है। ये जो मैसेज दुनिया को दिया है, बल्कि यूएनओ को ये कहा है कि आप अपनी टीमें भेजें और पाकिस्तान में चेक करवा लें। ये कितनी बड़ी पाकिस्तान ने जो है बात की है, कल वजीर आज़म पाकिस्तान ने बात की है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, पाकिस्तान में कोई तंजीम नहीं है, अगर चेक करवाना है तो अक़वाम मुत्तहिदा अपनी टीमें भेजे और चेक करवा ले। देखिए ना, ताज होटल के बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया, बल्कि बड़ी दुख, अफसोस और रोने की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी उसमें हमारे लोग इन्वॉल्व थे। नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जी। उसके बाद उधमपुर में जो कुछ हुआ,
जब पाकिस्तान की टीम वहाँ गई तो उन्होंने पाकिस्तान को उस गेट से दाखिल ही नहीं होने दिया, उस टीम को इन्वेस्टिगेशन करने गई थी और दूसरे गेट से ले गए। उसका आपने मुकदमा FIR जो है वो काट दी, गुजरावाला के अंदर काट दी। अब जब आपकी लीडरशिप पैसिव हो, आपकी लीडरशिप, और उसके बाद ताज होटल के ऊपर जो कुछ हुआ था, बॉम्बे में जो कुछ हुआ था आपने पढ़ी होगी, उसके ऊपर एक ऑथर हैं जो मुसलमान नहीं हैं, वो बुनियादी तौर पे ज्यू हैं, हॉलैंड में रहते हैं। उन्होंने किताब लिखी, गालबन इंडिया सीरीज उसका नाम है। उसमें उन्होंने कहा कि ये मुसैद और रॉ ने मिल के करवाया था बॉम्बे। इसका मकसद जो था वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना। ये उन्होंने अपनी किताब में नहीं कहा, ये किताब के अंदर आ गया है। लेकिन हमारे यहाँ ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इमरान तकरीर सारी दुनिया के अंदर जिस तरह से सुनी जा रही है, पाकिस्तान ने बहुत क्लियर मैसेज दिया। पाकिस्तानी आवाम के अंदर भी बहुत जोश, जज्बा और बहुत फ़ख्र है। कहाँ किस किस शहर के अंदर पाकिस्तानी क्या फील करते हैं, मैं आपको छोटी सी झलक दिखा दूँ। जो कल अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ख़िताब किया है वो कश्मीरियों के दिलों की तर्जमानी की है और हम इस तकरीर से पूरी तरह मुतमईन हैं। इमरान खान ने जिस तरह कश्मीर के मुकदमे को UNO में पेश किया है, आज तक शायद कोई मुस्लिम हुक्मरान जो है इस तरह का मुकदमा पेश नहीं कर सका। उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ। उन्होंने भरपूर अंदाज में जिस तरह कश्मीरियों की और उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी की है, उन्होंने कश्मीरियों के दिल जीत लिए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कश्मीर का जो मसला वो हल भी होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जो मुसलमान हैं वो दहशतगर्द नहीं है। पहली बार कोई पाकिस्तान में ऐसा लीडर हमें मिला है जिसने अमेरिका में जाके जो उनके मुंह पे तमाचा मारा है। हमें उम्मीद है कि हमारे जो मौक़िफ़ रखे गए हैं और जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छे फ़ैसले होंगे। हमें फ़ख्र है कि खान साहब हमारे लीडर हैं। उन्होंने मसला कश्मीर जो था वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी दुनिया के सामने कल पेश किया कि पहली दफ़ा मुसलमान अब ये कह सकेंगे कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं है और वो कहीं पर भी सर नीचा करके नहीं चलेंगे। पहली दफ़ा ऐसा स्पीच हमने सुन लिया। भुट्टो के बाद वो ऐसा लीडर आया है इमरान खान जो पूरी मुस्लिम को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और बहुत सराह रही है, बहुत फ़ख्र महसूस कर रही है इमरान खान साहब की इस तकरीर पर। जो मुजाहरे की बातें हो रही हैं, धरने की बातें हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हैं और वो उनके साथ रहे हैं, उनकी भी राय में तब्दीली हुई है इमरान खान साहब के खिताब से। एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं, आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। आज रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान सुन के हमें अल्लामा इकबाल मरहूम का ये शेर याद आ गया, पास बाँ मिल गए काबे को सनम खाने से। इसने इस दौरे हाज़रा में हकीकी ला इलाहा इल्लल्लाह का वारिस होने का सबूत दिया। वेंडर इमरान खान, मैं जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, सूबा पंजाब का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं यकीन कामिल से कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सदियों बाद ऐसे लीडर पैदा करते हैं। मैं इमरान खान की इस काविशों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। राय तब्दील हो रही है, इमरान खान साहब दुनिया भर में राय तब्दील कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को उन्होंने मुत्तहिद कर दिया, फ़ख्र महसूस हो रहा है और वो लोग जो एहतजाज की बातें कर रहे थे उनकी राय में भी तब्दीली आई है। मामला ये है कि कल की तकरीर के बाद इत्तलात ये हैं कि हिंदुस्तान के जो सरकारी TV है दूरदर्शन, वो ये कहता है कि 22 अजला में, मकबूजा कश्मीर के 22 अजला में जो कर्फ्यू था उस पर नरमी की गई है, तब्दीली आ रही है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।